हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, किसमें? प्रोबेबिलिटी में भी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी। तो अब टॉपिक क्या है? हमें एन ऑब्जेक्ट है, आर पर्सन है। ये पर्सन लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले हम ये लेते हैं, जैसे मैंने कहा 10 डिफरेंट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 डिफरेंट बॉक्सेस। एक ये हुआ। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइक 5 पर्सन प्लेस्ड ऑन 3 नंबर्ड सीट्स। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। बट इसमें और इसमें फर्क है कि उस सीट में एक सीट पे एक ही बैठते हैं, बट यहां जो ये है बॉक्स है, ऑब्जेक्ट है या पर्सन है, इनके पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। मींस अभी हमने बात की लाइक से 5 डिफरेंट बॉल्स हैं और हमारे पास 3 पर्सन है, लेट्स से ए बी सी। तो एक केस ऐसा भी हो सकता है 5 की 5 इसके पास जाए ये। तो दिस इज बेसिकली अ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? अब जब हम इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं तो हमारे पास 3, वैसे तो 4 होते हैं, बट मेन 3 क्राइटेरिया बन सकते हैं। वो क्या? जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो हमारा पर्सन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो। मींस बॉल्स भी डिफरेंट है, पर्सन भी डिफरेंट है। और क्या हो सकता है? एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड आर डिफरेंट पर्सन। मींस ऐसा भी हो सकता था 5 आइडेंटिकल कॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्संस। तो आइडेंटिकल कॉइन्स मींस जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है, और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर आइडेंटिकल पर्सन। अब ये कैसे? लाइक 5 डिफरेंट टॉफीज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग 3 आइडेंटिकल कंटेनर। समझ रहे हो? तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो गया, बट जो हमारा पर्सन है, कंटेनर है, वो क्या है? आइडेंटिकल। तो आपको केसेस समझ अगर आ गए तो आगे क्वेश्चन बहुत फास्टली कर देंगे। तो इसमें पहला केस है एन एंड आर डिफरेंट पर्सन, मतलब पर्सन और दोनों ही डिफरेंट होगा। तो इसमें पहला केस है नो रिस्ट्रिक्शन। नो रिस्ट्रिक्शन मतलब आपकी मर्जी है किसी को भी कितना डिस्ट्रीब्यूट करो, बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगी कि जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ओके, नाउ तो इसका टोटल वेज निकालने का तरीका होता है आर एस बाय एन। आर इज पर्सन, एन इज ऑब्जेक्ट। इसको बहुत इजी वे से भी याद रख सकते हो, दैट इज अ बेगर रेज टू पावर डोनर। इसको इस तरह याद कर लो कि जब भी हमें बांटना है, ये केस इसका है, एन और आर डिफरेंट हो। बेगर रेज टू पावर डोनर। बेगर रेज टू पावर डोनर में आपने ये देखना है कौन बैक कर रहा है और कौन डोनेट कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 डिफरेंट बॉक्सेस। तो हियर कौन है बेगर? बॉक्स बेगर है और बॉल क्या है? वो एक तरह की डोनर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 रेज टू पावर क्या? 5। दैट इज द टोटल रेज। अरे समझ। अब ये पार्ट काफी आ चुका है, अभी हम इस पे करेंगे फंक्शन के बहुत क्वेश्चन इससे होते हैं। कौन से? टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन निकालना वैसे है। सेकंड, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। सेकंड इसमें आता है रिस्ट्रिक्शन। नाउ जब रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, रिस्ट्रिक्शन में भी हम पहले सबसे पहले स्पेसिफिक केस कर लेते हैं, दैट इज एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसको 2-3 ढंग से बोला जाता है कि एवरी पर्सन विल गेट एट लीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे भी बोला जाता है। और जब बॉक्स और बॉल्स में, ये आईआईटी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ऐसे पूछा जाता है नो बॉक्स इज एम्प्टी, नो पर्सन इज एम्प्टी हैंडेड। समझ रहे हो? तो इसको इस तरह याद रखना है, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। किसको? एवरी पर्सन को। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये बस याद रखना है, ये किसके लिए? एटलीस्ट 1 के लिए। दैट इज आर रेज टू पावर एन माइनस आर सी 1, ओके, आर माइनस 1 रेज टू पावर एन प्लस आर सी 2, आर माइनस 2 रेज टू पावर एन प्लस माइनस आर सी 3, आर माइनस 3 रेज टू पावर एन, सो ऑन। ऐसे प्लस माइनस प्लस टोटल केस में से ही है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं इसी पे। जैसे मैंने कहा 5 distinct balls distributed among
3 different boxes such that no box is empty. तो अब हमारा क्या बन जाएगा 3 raised to power 5 minus 3c1 2 raised to power 5 plus 3c2 1 raised to power 5. अगले का फायदा नहीं है क्योंकि 3c3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब स्टॉप, यहीं पे ऐड हो गया, तो ये आएगा 243 माइनस 32 96 प्लस 3 दैट इज 150 डायरेक्ट। नहीं तो ये थोड़ा टिपिकल बन जाता है। तो ये चीज याद रखना है स्टूडेंट, यही क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, आईआईटी में भी रिपीट हो चुका है, कई स्टूडेंट को तो आंसर ही याद होता है 150 क्लियर हो। ठीक है, तो क्लियर है ये पॉइंट। तो हमने रिस्ट्रिक्शन और नॉन रिस्ट्रिक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट जो आए हुए क्वेश्चन में है, टॉपिक में है एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट पर्सन। तो सबसे पहले आपने ये इसको ना इस पैटर्न के थ्रू याद रखना है, दैट इज x1 x2 xr इक्वल टू n, मीन जितने भी पर्सन है उन सबके ऑब्जेक्ट का टोटल करेंगे तो दैट इज इक्वल टू n। नाउ यहां कंडीशन क्या है कि x1 x2 x3 मतलब हर एक को 0 भी मिल सकता है और 0 से ऊपर भी मिल सकता है। तो टोटल वेज क्या होंगे n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, लाइक हमने कहा 10 कॉइन्स ओके डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें 4 पर्सन। तो पर्सन कितने 4 है, तो x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 10, यही होगा कंडीशन के हिसाब से, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी। तो टोटल वेज 10 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1 दैट इज 13c3 सिंपल। ओके नाउ अब आता है इसी में रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा दिया जाता है, लाइक ये कह दिया गया कि हर एक पर्सन को कम से कम एक कॉइन मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है जो कॉइन है वो आइडेंटिकल है। तो एक बात है, कोई भी कॉइन किसी को भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक जैसे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने कॉइन बोले गए उनको पहले बांट दो विदाउट एनी, क्योंकि उसको बांटने का कोई मतलब अलग अलग मेथड नहीं होगा, एक ही मेथड होगा। जैसे मैंने कहा एवरी पर्सन विल गेट एटलीस्ट 1 कॉइन, तो हमने क्या करा एक कॉइन दे दिया। टोटल 10 कॉइन थे तो कितने कॉइन बचे 6। तो इट मींस x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 6, ये हो गया आपका। तो अब आप फ्री हो, आपके पास कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। अब फिर से आप इसी फॉर्मूले पे आ गए, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का 6 प्लस 4 माइनस 1 4 माइनस 1 दैट इज 9c3। तो जो आपकी रिस्ट्रिक्शन लगे इस वाले केस में वो पहले पूरा कर दो। मतलब ऐसा भी हो सकता था, ये बोल दिया जाता x1 को 1 दो, x2 को 2 दो, x3 को 3 दो। तो 1 2 3 कॉइन, क्योंकि कॉइन्स ऑब्जेक्ट क्या है आपका आइडेंटिकल, इससे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों। नाउ अब आता है n डिफरेंट आर आइडेंटिकल। इसमें हम कहते हैं यूज रेशियो एंड यूज सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमने कहा, क्वेश्चन को समझोगे बेटर रहेगा। तो हमने कहा 5 डिफरेंट बॉल्स एंड 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। तो बॉक्सेस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक जैसी है बॉक्स, बट हमें ये डिफरेंस तो आएगा किस बॉक्स में कितने नंबर्स हैं। मीन हमने कहा इसमें 0 इसमें 0 इसमें 5, या ऐसे बोलूं इसमें 5 ये 0 0, ये एक ही केस लेके आ जाएगा, 2 केस होंगे, एक केस होगा। क्यों? क्योंकि बॉक्सेस एक जैसे है, तो 5 किसी में भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये अलग अलग केस नहीं बनेगा। एक 0 1 4 0 2 3 0 4 1 होगा नहीं, क्योंकि 4 1 करो या 1 4 करो तो एक ही जैसा। इसको इस तरह सोचो कि हम टॉफीज रखते हैं अलग अलग ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखिए, तो वो एक जैसी लगेगी, बस क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो और किसी तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। इसके बाद 1 इसमें 1 इसमें इसमें 3, ये भी डिफरेंट होगा, इसमें 1 इसमें 2 इसमें 2, बस इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। ये बन गया आपका।
अब आता है कि इसका आंसर कैसे निकाला जाए, ये चीज को समझो। 5 है तो एक ही केस होगा, सिंपल सी बात है, 5 ही थी हमारे पास, हमने पुट कर दिए एक में। ओके 0 1 4। अब यहां डिफरेंस आता है, ये 4 जो है ये कौन सी है, क्योंकि हमारे पांचों के 5 डिफरेंट बॉल्स है तो हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी 5C4। बस 4 सिलेक्ट करिए, अपने आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, डाल देंगे। तो टोटल केस कितने बन गए 5, 2 और 3 तो 5C2 10, इसमें 5C1 या 5C ये कम, अच्छा ये अलग अलग है, ये 1 1 3 तो हम ऐसे कर ले 5C3। ओके 5C3 आया, आपने चूज किया, इसमें करा, बाकी बचे 2 एक एक डाल दिया, खत्म, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप होगी सिलेक्शन। तो ये भी कितना आ गया 10 2 2 2 तो ये आ जाएगा 5, इसमें एक सिलेक्ट कर लें, बाकी 2 ऑटोमेटिकली या अलग अलग बनेगा रेशो। तो हमें पहले 5 में से कोई 2 कंबाइन करें। ओके उसके बाद हमारे को 2 और 1, बट अब फिर आएगा क्वेश्चन माइंड में, किसमें 2 दे किसमें 1 दे, जिसका मतलब जो रिमेनिंग है उनमें से भी 2 सिलेक्ट करनी पड़ेगी। इसमें क्यों नहीं हुआ था, 5C3 हमने 3 सिलेक्ट करके डाल दिया, बची 2 इक्वल बांट दिए यहां पे ऐसे, तो ये 5C2 ये कितना हो गया 30, तो टोटल कितने हो गए 56। अरे बात समझ, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कैरी करते हैं। तो इसमें जनरली ये नहीं आया बट आ सकता है, ये और ये बहुत बार रिपीट हुए। देखें अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी में यूज होता है वो वाले पार्ट। स्टूडेंट आईआईटी का क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये पूछा गया है, कंडीशन x1 ग्रेटर देन इक्वल टू ये फॉर ऑल इंटीजर एंड सेटिस्फाइंग दिस। अगेन आप लोग समझ रहे हो कि इसमें ये कंडीशन बेस्ड वाला है कि ये एक तरह के x1 x2 x3 आइडेंटिकल है, देखो कहीं लिखा नहीं हुआ, आपको थॉट लेवल लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने नंबर्स को 1 1 1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब इनको इनमें बांटना है, बट कंडीशन क्या है x1 1 x2 2 ये मिनिमम होना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था जब ऐसा हो तो 1 2 ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पहले ही बांट देते हैं, तो कितना गायब हो जाएगा, 1 चला गया पहले के लिए, 2 3 गोस टू कितना आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितने में से n में से ये माइनस हो जाएगा, दैट इज n माइनस k इंटू k प्लस 1 बाय 2, इतने चले गए। बाकियों को किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, x1 x2 x3 गोस टू xk, मतलब k पर्सन्स को करना है डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ऐसे सोचो। तो टोटल ये था तो n माइनस k प्लस 1 बाय 2, ओके, प्लस हमने फॉर्मूला लिखा था n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, r यहां पे है k, ठीक है, प्लस k माइनस 1 सी k माइनस, ये इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखो, लाइक ऐसे बोल सकते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 20, मतलब 4 नंबर्स, ये a b c भी लिखा जा सकता था लाइक दिस वे, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू 20, ओके। और आपको बोला 20 को इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वेयर a b c d बिलोंग्स टू w होल नंबर, मीन सभी को 0 और वो सब कुछ हो सकता है। तो अब 20 को इतनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या फिर से वही सेम चीज, 20 प्लस 4 माइनस c 4 माइनस 1 दैट इज 23c3, तो टोटल डिफरेंट कितने बन जाएंगे, a b c d कितने बन सकते हैं 23c3। अब सम टाइम ऐसा भी हो सकता है इसमें आ जाए अरेंजमेंट करो, तो वो एक टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि जेईई मेंस में नहीं आ सका, वो ओलंपियाड में आते हैं ऐसे कुछ, तो ये इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। नाउ 2019 क्वेश्चन, स्टूडेंट सबसे पहले एक बार रीड कर लें आप ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लेना। तो इसने ये बोला एक XY प्लेन है और हमें
डायग्राम बना लेते हैं। एक उसने कहा है ऐसा है, एक वर्टेक्स तो यही है, बाकी दो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, कई अलग अलग जगहों पे हो सकते हैं, मतलब इधर भी हो सकते हैं, इधर। और उसने कहा ये मिला के इसका एरिया कितना बन रहा है 50। ओके, तो पहला पॉइंट ये a,0 0,b, तो ये इधर भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव काफी जगह हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ले ले, हाफ mod a mod b इक्वल टू 50 मींस mod a mod b इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब स्टूडेंट बेसिकली हमें a और b में इक्वल टू 100, तो कई स्टूडेंट तो क्या करते हैं इसको मैनुअली करते हैं, बट मैं अब आपको एक तरीका बता रहा हूं, वो क्या है, a इंटू b इज इक्वल टू हम चाहते हैं 100, तो हम सबसे पहले 100 को ब्रेक करेंगे, इसमें प्राइम फैक्टर में, दैट इज 2^2 5^2। हमें ये पता है a और b मिलकर 100 होना चाहिए हमेशा, तो इसका मतलब ये जो 2 है, 2 की क्वांटिटी कितनी है 2, ये 2 को इन दो में बांटना है, 2 की कितनी क्वांटिटी है 2, उनको इन दो में बांटना है इन एनी वे, ठीक है। तो इट मींस a प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 मतलब ये वाली क्वांटिटी। तो कितने वेज हो जाएंगे, ये 2 आइडेंटिकल वाला केस हो गया, तो 2 प्लस 2 -1 c2 -1, दैट इज ये अभी हमने किसको बांटा है 2, बट ये नंबर 100 तभी बनेगा जब 5 भी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो 5 की क्वांटिटी कितनी है 2, इनको भी 2 में ही बांटना है, तो इनटू 2 प्लस 2 -1 c2 -1, तो टोटल केसेस कितने बने 3c1 इंटू 3c1 इक्वल टू 9। मींस अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसे टोटल केसेस कितने बनेंगे 9, ठीक है। बट यहां पे हमें पता है मोड ए मोड बी है, मींस क्या क्या डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, मतलब हर एक के 9 केसेस बनते हैं, मींस 9 इंटू 4 दैट इज 36, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट एक फास्ट ट्रैक पे एक और क्वेश्चन देख लो जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी इस टाइप के पैटर्न। वो क्या, हमने कहा a b c इज इक्वल टू 300। ओके, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में करना, तो 3 इंटू 100, तो ये बन गया 3^1 2^2 5^2, ऐसे हो गया। अब हमें 3 की कितनी क्वांटिटी है 1 क्वांटिटी को 3 में बांटना है, कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 -1 c 3 -1, ये 3 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2 प्लस 3 -1 c 3 -1 इनटू 5 की 2 क्वांटिटी है, तो दैट इज 2 प्लस 3 -1 c 3 -1, तो ये कितना बन गया 4 -1 3 c2 इनटू 4c2 into 4c2 that is 6 36 3s are 108। तो ये ध्यान रखना, थ्योरी काम आएगी, काफी क्वेश्चन इस टाइप के अब आने लगे, ठीक है। तो अब लास्ट देखते हैं इसमें फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। फंक्शन डिफाइन है a टू b, आपको पता है स्टूडेंट, इसको डोमेन इसको कोडोमेन। हमने कहा है पहले इस थ्योरी को समझ लें जल्दी से, n ऑफ a मतलब इसमें p एलिमेंट्स हैं, n ऑफ b इसमें q एलिमेंट है, तो पहला चीज आता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज बैक रेस्ट टू आवर डोनर दैट इज q रेस्ट टू आवर p, ये याद रखेंगे आप लोग। ओके, अब क्वेश्चन क्या करा सकता है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 मतलब अगर p और ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो आ जाएगा q फैक्टोरियल और p फैक्टोरियल। p ग्रेटर देन q है, p मतलब इसके एलिमेंट इससे ज्यादा है, तो इसका कोई भी 1 1 नहीं बनेगा। देखो स्टूडेंट 1 1 और ऑन टू की थ्योरी आपको आती है, तो उसके कंसेप्ट पे नाउ ऑन टू का मतलब है नो बॉक्स इज एम्प्टी, तो वो वाला केस का वो फॉर्मूला हमने किया था वो लग जाएगा। p इज लेस देन, तो इसमें ये आ जाएगा एंड इसमें, जैसे कि एक एग्जांपल देखें, लाइक इसमें ये ले लेते हैं, एक a है इसमें 5 एलिमेंट, b में 4 एलिमेंट ले लेते हैं लेट्स से। ओके, तो पहला टोटल नंबर ऑफ फंक्शन दैट इज 4^5। 1 1 की बात करें तो 1 1 आपको पता है p इज ग्रेटर देन q, मतलब आंसर इज नो। ऑन टू मतलब ये वाला केस, तो ये क्या हो जाएगा 4^5 माइनस 4c1 3^5 प्लस 4c2 2^5 माइनस 4c1
1 रेज़ टू पावर 5 ये आ गया। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना। नाउ अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ ज्योमेट्रिकल पार्ट, उससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आए हुए हैं। नाउ फर्स्ट टाइप करते हैं इसमें ग्रिड प्रॉब्लम। स्टूडेंट सिंपल, हमें ए पोजीशन पे खड़े हैं और हमें जाना है बी पोजीशन पे। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम फॉरवर्ड और अपवर्ड चल सकते हैं, बैकवर्ड नहीं आ सकते। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, बस आपको स्टेप्स गिनने हैं, कितने आपको फॉरवर्ड करना है और कितने आपको अपवर्ड चलने पड़ेंगे। तो देखा जाए 1 2 3 4, 4 हमारे फॉरवर्ड है एंड अपवर्ड कितने चलने पड़ेंगे, 1 2 3, 3 आपके अपवर्ड। बस इतना काउंट करना है। इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला ऐड कर दो, मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, खत्म। तो इतने टोटल वेज आ गए ए से बी तक पहुंचने के। सेम में अगर देखें, अगर मेरे को ए से बी जाना है तो टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 1 6 मीन 6 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ये ए से बी पहुंच गए हम। क्लियर है? तो इस टाइप में आप ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड, दैट इज कि लाइंस, ट्रायंगल्स, ये सारी चीजें। तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं कि मैंने कहा पॉइंट्स 1 2 3 4, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, मींस कोलिनियर भी हो सकते हैं एंड नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं। नॉन कोलिनियर लाइक दिस। तो ऐसे ले लिए। तो टोटल हमने कितने पॉइंट्स ले लिए, 7 पॉइंट्स। और आपके पास क्वेश्चन अराइज हो गया 7 पॉइंट्स में कितने टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन सकते हैं। तो इसमें बेसिक याद रखो, बेसिक क्या है, किसी भी लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, कुछ कोलिनियर कुछ नॉन कोलिनियर। तो हम लोग कैसे सोचते हैं, हम पहले इसको एज्यूम कर लेंगे सातों के 7 पॉइंट नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर होते तो टोटल लाइंस कितनी बनती, 7C2। ओके, बट अब हमें माइंड में आया इसमें हमने क्या गलती कर दी, 4 कोलिनियर वाले भी यूज कर लिए, क्योंकि 4 कोलिनियर से एक ही लाइन बन सकती है, 2 लाइन नहीं बन सकती। क्यों, ये सारे एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो इट मीन जो गलती करी है उसको हम माइनस कर देंगे। मीन 4 इन पॉइंट से कितनी टोटल लाइनें बनी होंगी, 4C2। तो ये बन गया आपका, दैट इज 21 माइनस 6, दैट इज 15। तो टोटल लाइंस कितनी बनी होंगी, 15। समझ आ रहा है? ये एक फास्ट वे है। जैसे इसी में आ जाता है ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल बनाने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत होती है। देखो ट्रायंगल के लिए भी 3 नॉन कोलिनियर की जरूरत होती है एंड फॉर मेकिंग 1 सर्कल वी रिक्वायर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सर्कल के लिए भी हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत, याद रखना, सर्कल के लिए और इसके लिए। तो अब हमने साथ के साथ नॉन कोलिनियर मान लिया, तो 7C3 माइनस ट्रायंगल इतने बन गए। बट इसमें गलती क्या होगी, यहां से जब भी 3 पॉइंट उठाए होंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बने होंगे, दैट इज -4C3। ठीक है ना, बाकी तो बने होंगे। ठीक है, तो ये कर देते हैं 7C3 कितना हो गया, 35 माइनस 4, दैट इज टोटल कितने बने हैं हमारे पास, 31 ट्रायंगल्स। पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो ये आपने अप्रोचेस यूज करनी है। तो ये था रिलेटेड टू पॉइंट्स। सेम आता है रिलेटेड टू लाइंस। रिलेटेड टू लाइंस क्या, कि हम बोलते हैं नॉन कॉन्करेंट लाइन। नॉन कॉन्करेंट लाइन होती है जो एक ही पॉइंट से पास ना हो रही हो, मतलब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक से ज्यादा होगा। तो हमारे को बोला जाता है कि आपके पास 4 लाइंस है, ठीक है, नॉन कॉन्करेंट है, मतलब नॉन पैरेलल लाइंस है, और ये इंटरसेक्ट हुई, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो सकता है। तो आपको पता है जब भी 2 लाइन मिलेंगी तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दैट इज 4C2। तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, 6 में। सेम में अगर होता 4 सर्कल और हमें ये बोले मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होंगे, तो आपको पता है कभी भी 2 सर्कल इंटरसेक्ट होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 पॉइंट। तो इसका मतलब 4C2, ये 2 सर्कल कंबाइन करें, हर एक 2 सर्कल कंबाइन करने से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे इनटू 2। तो टोटल कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 12। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से रिलेटेड इन पे क्वेश्चन आते हैं। ये इस टाइप के ट्रायंगल के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगल के मतलब लाइक दिस वे। तो अब देखते हैं इससे रिलेटेड 2-3 अच्छे क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट,
प्रॉब्लम आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 6 साइड्स है, मींस एक तरह का हेक्सागन, और हमें 3 वर्टिसेस सिलेक्ट करने हैं और तीनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में ट्राई करना, पहले हेक्सागन बना लो आप, लाइक दिस। ये हेक्सागन बना लो, ए बी सी डी ई एफ। ओके, हमें ये बोले 3 पिक करने हैं पर कंसेक्यूटिव नहीं होने, ए बी सी नहीं होने चाहिए वैसे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 थे 63 करते तो टोटल केसेस कितने बन जाते हैं हमारे 20, 3 वर्टिसेस को सिलेक्ट करने के लिए। बट आपको पता है इसमें कंसेक्यूटिव वाले भी आए हुए, तो अब नो टू कंसेक्यूटिव मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं जब तीनों के 3 कंसेक्यूटिव रहे होंगे, वो वाले केस माइनस कर देते हैं। 3 कैसे रहे होंगे, ए बी सी डी ऐसे करके। तो आप जनरली काउंट भी कर सकते हैं, तो ये आपके बन जाएंगे ए बी सी सी से स्टार्ट, डी से स्टार्ट, ई से स्टार्ट, एफ से स्टार्ट। तो टोटल कितने केसेस बने होंगे, 6। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। ऐसे भी होंगे केसेस जब 2 कंसेक्यूटिव आए होंगे, मींस ए बी डी। अब ऐसे कितने होंगे, तो इसके लिए हमने ए बी को फिक्स किया, और डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। मतलब ए बी के लिए कितने, 2 में से कोई एक, तो हमने एक साइड के लिए इंटू 2c1, अगले के लिए भी 2c1, अगले के लिए भी 2c1, टोटल कितनी साइड है, 6। तो 2c1 इंटू 6 दैट इज 12। तो इट मींस टोटल थे 20 में से 18 गए, तो टोटल ऐसे कितने रहे होंगे, 2। मतलब वो काउंट भी कर सकते हैं। बट ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, तो आपको एक तरीका आना चाहिए। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई 2013 क्वेश्चन। वो क्या था कि ट्रायंगल दे रखा है आपको और उसके साथ एक इक्वेशन दे रखी है, टीएन रिप्रेजेंट द ट्रायंगल। अब आपको ये पता है कि एक ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस की जरूरत होती है, 3। तो सिंपल इक्वेशन बनाइए, n+1c3 -nc3 = 10। ओके, नाउ अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन पुट करो और फास्टली करो। जैसे कि 1, तो ये बन गया 8c3 -7c3। अब चेक कर सकते हैं 8c3 कितना होता है, 56। ओके, -7c3 कितना होता है, 35। नहीं, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज 5, तो 5 करेंगे तो 6c3 -5c3, 63 20 10, यस 10 आ गया। तो इसका मतलब 5 खत्म, बस इतना सा कुछ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने हैं। अब एक और मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, वो क्या है कि आपको ऐसे दे दिया गया 4 लाइंस है एंड 3 सर्कल्स है, और ये बोला गया इनके बीच में मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो सिंपल ध्यान रखना है, जब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है तो हम क्या सोचते हैं कि कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आया हो किसी भी जो, तो लाइन का अलग निकालेंगे, सर्कल का अलग लगाएंगे, लाइन एंड सर्कल का। तो सबसे पहले लाइन में टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4c2 into 1 that is 6। सर्कल आपस में मिले होंगे that is 3c2 into 2 that is 6। अब लाइन एंड सर्कल भी तो बनाएंगे, वो अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएंगे, लाइक दिस वे, लाइक दिस, ऐसे भी हो सकता है। तो उसके लिए एक लाइन एक सर्कल, 4c1 into 3c1। जब भी लाइन और सर्कल मिले होंगे तो कितने डिफरेंट, 2 that is 2। तो ये कितना हो गया 24, तो टोटल इज 36। तो इस टाइप की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ आपने ये सोचते हैं ये चीज बनती कैसे, और आपके क्वेश्चन सारे इजी बन जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक को, जिसको कहते हैं हम रीअरेंजमेंट। ये हमारा प्रोबेबिलिटी में भी काफी बार आया हुआ टॉपिक है, रीअरेंजमेंट। स्टूडेंट, बेसिक मीनिंग क्या होता है, अब क्या है, आपकी 2 चीजें हैं जो कंबाइन है। फॉर एग्जाम्पल like socks, gloves, pair, husband wife, like इस टाइप की कभी भी चीज हो जिसमें राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, वहां पे हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे रीअरेंजमेंट। और क्वेश्चन कैसा अराइज होगा, आपको बोला जाएगा कि लाइक 4 हस्बैंड वाइफ है, मींस 4 कपल्स हैं, और उन्होंने एक डांस पार्टी की, और हाउ मेनी वेज कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ डांस ना करे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो दिस इज बेसिकली रीअरेंजमेंट। अब इसको और कैसे सोच सकते हैं, लाइक 4 स्टूडेंट है, उनकी अपनी पर्सनल नंबर्ड सीट है, तो कितने वेज हैं कि वो अपनी राइट सीट पे ना बैठे, दैट इज कॉल्ड एज अ रीअरेंजमेंट।
तो डी अरेंजमेंट में हमेशा याद रखना, पहली बात तो दो ऑब्जेक्ट कंबाइन होके एक बनेंगे। मींस अभी जैसे हमने बात की ए बी सी डी, 4 स्टूडेंट हैं, इनका नंबर 1, इसकी सीट 1 है, इसकी सीट 2 है, इसकी सीट 3 है एंड इसकी सीट 4 है। तो ये इनकी अपनी नंबर सीट है। और क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, फिर से सुने कि हाउ मेनी वेज हमें इनको अरेंज करना है सच दैट कोई भी स्टूडेंट अपनी सीट पे नहीं बैठना चाहिए। लाइक दिस वे, सेम में इस टाइप में क्वेश्चन आया हुआ है, एनवलप का क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 एड्रेस्ड एनवलप हैं, इन हाउ मेनी वेज लेटर पुट इन अ एनवलप सो दैट नो लेटर गोज इन अ राइट एनवलप। समझ आ रहा है? तो वहां पे आपने डी अरेंजमेंट में ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल, मीन जितने भी हैं, जैसे इसमें था दैट इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 4 फैक्टोरियल, लाइक दिस। बस अब इसको आपने सॉल्व कर देना है तो इसके बाद आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें कितना हो जाएगा 24, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 by 2 माइनस 1 by 3 6 प्लस 1 by 24, ओपन कर ले, 12 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 9। तो टोटल 9 ऐसे वेज है जिसमें 4 स्टूडेंट अपनी सीट पे नहीं बैठेंगे। पॉइंट क्लियर है? तो अब हम इससे रिलेटेड मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी क्वेरीज आ जाएंगी। ये आपके प्रोबेबिलिटी में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझ रहे हो? तो देखते हैं क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या बोला गया है, आप एक बार पोज करके पढ़ लें कि क्या लिखा हुआ है। 7 पीपल हैं, आउटसाइड अ टेंपल है, वो बैग पिक कर रहे हैं एट रैंडम। हाउ मेनी वे एटलीस्ट वन एंड एट मोस्ट ऑफ देम गेट देयर करेक्ट बैग। मतलब कम से कम एक एंड मैक्सिमम 3 पीपल हैव देयर राइट बैग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर हम टोटल वेज देखें कि 7 बैग को पिक करने के टोटल वेज कितने होते, तो बेसिकली वो होता है दैट इज 7 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि हर एक को एक पिक करना है तो किसी के पास भी हो सकता है। इसमें टोटल वेज में कौन कौन से वेज आए, वो वाले वेज भी हैं जब किसी ने भी राइट बैग नहीं लिया। इसमें वो वेज भी हैं जब एक ने राइट बैग लिया, 2 ने राइट बैग लिया, लाइक दिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नो राइट बैग, तो नो राइट बैग का मतलब है किसी ने भी सही बैग पिक नहीं किया। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस गोज टू अप टू माइनस 1 over 7 फैक्टोरियल, लाइक दिस। ये आ जाएगा नो राइट बैग। अब आता है एग्जैक्टली 1 राइट बैग। एग्जैक्टली 1 राइट बैग का क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक ने राइट बैग लिया है। एग्जैक्टली एक ने राइट बैग लिया है तो 7 जने थे, 7 में से कोई भी एक पर्सन राइट बैग ले सकता है। उसका बैग उसको दे दिया, उसका एक ही तरीका होगा। अब बाकी 6 पे क्या होने चाहिए, सारे के सारे गलत बैग होने चाहिए। तो उसके कितने वेज हो जाएंगे, लाइक दिस वे 6 फैक्टोरियल, इसमें डी अरेंजमेंट लगा देंगे, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 by 2 फैक्टोरियल माइनस 1 by 3 गोज टू प्लस 1 by 6 फैक्टोरियल। समझ आ रहा है ये वाला पॉइंट कि हमने क्या कहा, एग्जैक्टली 1 राइट बैग होना चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 राइट बैग कब होगा, जब सिर्फ एक के पास है और बाकी पे गलत बैग है। अब इन दोनों को यूज करके अगर ये पूछा जाता कि एटलीस्ट 1 राइट बैग, तो एटलीस्ट 1 राइट बैग का मतलब है कम से कम एक राइट बैग होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से 7 फैक्टोरियल में से नो राइट बैग हटा दें तो कौन से केसेस बचेंगे, वो वाले केसेस बचेंगे जब कम से कम एक राइट बैग होगा। तो मतलब एटलीस्ट 1 राइट बैग का आंसर होगा टोटल वेज। स्टूडेंट इसको प्रोबेबिलिटी में याद रखना है, इसलिए हम इस तरीके से करें, टोटल वेज माइनस नो राइट बैग, ये थ्योरी हो जाएगी। समझ आ रहे? तो अगर ये बोला जाता है एटलीस्ट 2 राइट बैग, एटलीस्ट 2 राइट बैग होता, एटलीस्ट 2,
तो हमारा होता टोटल वेज माइनस नो बैग। ओके, मतलब हमने क्या करा, एटलीस्ट में से जब कोई भी बैग राइट नहीं गया, और जब माइनस और कौन सा केस, जब एग्जैक्टली 1 गया, मींस ये वाला भी माइनस, ये वाला भी माइनस। अरे एक बात समझ। अब अगर एटलीस्ट 3 होता तो क्या होता, टोटल वेज नो बैग, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 कैसे निकाला जाता है वो देख लेते हैं। एग्जैक्टली 2 इज बेसिकली, हम चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 राइट बैग पिक हो, तो 2 हो तो 7 में से कोई भी 2 पीपल राइट बैग पिक करेंगे। रेस्ट 5 क्या करेंगे, रेस्ट 5 करेंगे कि वो गलत पिक करें। तो इट मीन दी अरेंजमेंट दैट इज 5 फैक्टोरियल 1 minus 1 factorial plus 1 by 2 factorial goes to minus 1 by 5 factorial. अरे बात समझ। तो मैंने इसी क्वेश्चन में आपको डिफरेंट सारे केसेस बता दिए जो आ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन था एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3, एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट 3, तो मतलब कम से कम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 3। तो अब आई थिंक आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ आ रहा है? तो स्टूडेंट ये था आपका ओवरऑल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक। तो आप लोगों ने इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन अच्छे से करने, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी में ये चीजें बहुत यूज होती हैं। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू।